ममता बनर्जी आने वाले दिन में अरेस्ट होंगी, इससे कोई नहीं रोक सकता है। वो एक लड़ाकू नेता रही हैं। उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति उन्होंने 20-25 साल किया है। साफ सुथरा झूठ बोल रहा है यूसुफ पठान। तृणमूल भी खराब हो गया, ममता भी खराब हो गई और अभिषेक भी खराब हो गया। कैसे हो गया भाई? चोर आकर के खड़ा होकर के बोलेगा कि नहीं देखो हम चोर हैं और हम अपना गैंग दोबारा बनाएंगे। हमें तृणमूल कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की भी जरूरत नहीं है। सारे सांसदों को भी पता है कि हमने क्या कुकर्म किया है। सारे नेताओं को भी पता है कि उन्होंने क्या कुकर्म किया है। यहाँ तो सारे सबूत है हमारे पास। हम तो सबूत के आधार पर काम कर रहे हैं। यही काकुली दस्तीदर 5 फरवरी 2012 को 2 मुसलमान बलात्कारियों को बचाने के लिए एक बेचारी एनआरआई लड़की के खिलाफ। तृणमूल कांग्रेस में अब तक की सबसे बड़ी टूट और अब तक का सबसे बड़ा बिखराव होने जा रहा है। इस तरह के संकेत मिलने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जो यहां पर सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रही है, वो ये है कि टीएमसी के तकरीबन 20 सांसद जो है पार्टी से बगावत करने की स्थिति में है। यहां पर जो है यूसुफ पठान का नाम बड़े जोर शोर से लिया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि वो भी ममता बनर्जी से बगावत करने की तैयारी में है। और दिल्ली में जो है बैठकों का दौर इस सिलसिले में शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से कई ऐसी बातें निकल करके सामने आ रही हैं जो इस समय पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी की चिंता को बढ़ा सकती है। पश्चिम बंगाल में आखिर इस समय क्या हो रहा है? क्या कुछ हो सकता है? क्या टीएमसी के वजूद पर बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है? हमारे साथ इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए नाजिया इलाही खान जी मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इनका अतीत तृणमूल कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल से आती हैं तो वहां की राजनीति की नब्ज बेहतर तरीके से टटोल पाती हैं और समझ पाती हैं। गहराई से इस पूरे मसले को इनसे समझेंगे कि आखिर टीएमसी किस कगार पर खड़ी है, क्या होने वाला है। स्वागत है आपका नाजिया जी। वंदे मातरम, जय मां काली जी। ये पूरा सिनेरियो जो है किस दिशा में इशारा कर रहा है, क्या हो रहा है? राम जी, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि तृणमूल कांग्रेस एक दिन आएगा कि ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति की थी और जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने एक क्रिमिनल पॉलिटिक्स का इन्वेंट किया था, उसका नतीजा ये होना ही था, हर हाल में होना था। और जब ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा था जा गाय दूध दाए तार लाती खेते होए, मतलब जो गाय दूध देती है उसका लात खाना पड़ता है। जब एक प्रेस वाले ने, मीडिया वाले ने उनसे पूछा था मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति के बारे में, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था ममता बनर्जी साहिबा ने। उस वक्त भी काउंटर में रिप्लाई नाजिया इलाही खान का ही था और मैंने कहा था कि जिस मुसलमान पे ममता बनर्जी भरोसा कर रही हैं और जिस मुसलमान को अपना वोट बैंक बना करके उनको हर एक क्रिमिनल हरकत करने के लिए छूट दे रही हैं, कल को वो मुसलमान उनका भी नहीं होगा। ये बात वो याद रखें। और आज देखिए यूसुफ पठान ने इस बात को, मेरी बात को सच साबित कर दिया। यूसुफ पठान को कोई नहीं पूछता था और क्रिकेट की दुनिया में भी उसने इतना कोई बड़ा नाम तो नहीं पैदा किया जितना इरफान पठान ने पैदा किया था। और सबको कहीं ना कहीं लगता था कि इरफान पठान पॉलिटिक्स में आएगा, लेकिन अचानक से हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस से गुजरात के रहने वाले और गुजरात के वोटर को उठा करके लेकर के आई ममता बनर्जी साहिबा और उन्होंने यूसुफ पठान को टिकट दिया और वो सांसद बना। अब बात आती है कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि ममता बनर्जी की तरफ से ये बात गई थी कि तुम अपनी सीट छोड़ो, मैं वहां से इलेक्शन लड़ूंगा। और उस वक्त मैं पश्चिम बंगाल में ही थी और वहां के सारे बंगाली चैनल पर, स्टेट के चैनल पर, जो वहां के स्टेट के फेमस यूट्यूबर चैनल है, स्टेट के नेशनल चैनल पर, सब पर चला था। और ममता बनर्जी ने वाकई में ये बात यूसुफ पठान से कहा था कि तुम वो जगह छोड़ो, रिजाइन करो और मैं वहां से लड़ूंगी। लेकिन अभी यूसुफ पठान जो है उन्होंने बिल्कुल अपने मुसलमान होने का, जज्बा कौम होने का, इस्लामिक होने का, कुरानिक होने का, उन्होंने पूरा का पूरा अपना छवि, अपना कैरेक्टर दिखाया है। और उन्होंने कह दिया साफ सुथरा कि मुझे तो ये बात कहा ही नहीं है ममता बनर्जी ने, और वो सरासर साफ सुथरा झूठ बोल रहा है यूसुफ पठान। हालांकि ममता बनर्जी ने ये बात कही थी। अब यहां पर नाजिया जी 2 बातें यहां पर निकल करके सामने आ रही हैं। एक तो 6 तारीख का स्टेटमेंट यहां पर खूब हाईलाइट हो रहा है और उनका बयान भी खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ना तो ममता बनर्जी ने और ना ही टीएमसी के किसी दूसरे नेता ने मुझे अपनी सीट छोड़ने का दबाव बनाया।
ये स्टेटमेंट उन्होंने सबमिट किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि उनका नाम जिस तरीके से हाईलाइट हो रहा है और जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने उनको धिक्कारा है एक तरीके से कि शर्म आनी चाहिए, कुछ तो रीढ़ की हड्डी रखो, इस तरह की बात वो कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं भीतर खाने ये बात जरूर है कि यूसुफ पठान जो है पार्टी को गच्चा देने वाले हैं, बगावत की स्थिति है। लेकिन अगर ऐसा है तो यूसुफ पठान लिपाई पुताई क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर, ये समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए, मुसलमानों का तो नेचर ही होता है, ये दाढ़ी वाले टोपी वाले, ये तो इनका नेचर ही होता है, इनकी फितरत ही होती है। ये झूठ इतना साफ सुथरा बोलते हैं, लेकिन जब इनसे काउंटर क्वेश्चन किया जाता है, जब इनको सवालों के घेरे में लिया जाता है, तब इनका सच जो है, इनकी जबान लड़खड़ाने लगती है। और इनकी लड़खड़ाने वाली जबान से जो है पत्रकार है या और भी इंटेलिजेंट लोग हैं, वो समझ लेते हैं कि ये साफ सुथरा झूठी कहानियां बना रहा है, एकदम झूठ बोल रहा है यूसुफ पठान, एकदम झूठ बोल रहा है। मैं पश्चिम बंगाल में ही थी और जब ये बात आई थी कि उसको वहां से रिजाइन करना है और ममता बनर्जी वहां उसी सीट से लड़ेंगी। अब आती है बात महुआ मोइत्रो की, तो पहली बार मुझे ऐसा लगा है कि महुआ मोइत्रो ठीक ही तो बोल रही हैं कि जब तक सरकार थी तब तक तो आपने मलाई खाई, जब तक सरकार थी तो आपके हाथ में पुलिस प्रशासन था, आपको पैसा कमाने का जरिया था, आपके पास हुड़दंग मचाने का जरिया था, आपके पास क्राइम करने का जरिया था, आपके पास तोला उठाने का जरिया था, आपके पास कत्ल और गारत मचाने का जरिया था, आपके पास बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठियों को घुसाने का जरिया था, पश्चिम बंगाल के मुसलमान लड़कों को पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुस्लिम लड़कियों से शादी करने का जरिया था। अब सरकार चली गई है, जीरो टॉलरेंस की सरकार आई है, लॉ एंड ऑर्डर की सरकार आई है, संवैधानिक सरकार आई है, तो आपको जैसे ही समझ में आया कि अब आप ये सारे हुड़दंग नहीं कर पाएंगे, तो अब आप बिखरने लगे, आप टूटने लगे। मैं कल काकुली दस्तीदार का इंटरव्यू देख रही थी, मुझे तो बहुत बहुत अजीब लगा। वो तो कह रही है कि मेरे दादा फ्रीडम फाइटर थे, मेरे जो देवर थे, मेरे जो ससुर थे वो तो कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री थे, और मुझे ममता बनर्जी ने जोर जबरदस्ती काउंसलर का इलेक्शन लड़ा दिया, पार्षद का इलेक्शन लड़ा दिया। अच्छा, यही काकोली दस्तीदार 5 फरवरी 2012 को 2 मुसलमान बलात्कारियों को बचाने के लिए एक बेचारी एनआरआई लड़की के खिलाफ इतनी अभद्र शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था कि मैं यहाँ पर बोलने में मुझे हिचकिचाहट आ रही है, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा। यही काकुली दस्तीदार तृणमूल कांग्रेस की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्होंने कहा था, अरे लड़की ज्यादा पैसा मांग रही थी, इसी मुस्लिम लड़का दे नहीं पाया, इसलिए फंसा रही है लड़की। एक महिला होकर के काकुली दस्तीदार ने इतनी अभद्र और इतनी बेहुदा और बदतमीज वाला उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। तो जब काकुली दस्तीदार पैसा उठा रही थी, जो हमने कैमरा के स्टिंग ऑपरेशन के जरिए देखा, जब काकुली दस्तीदार इलीगल कंस्ट्रक्शन बना रही थी, जब ये सारे 20 और 21 सांसद जब दुनिया भर का लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे थे, तब तो टीएमसी भी अच्छा था और ममता बनर्जी भी अच्छी थी, अभिषेक बनर्जी भी अच्छा था, और तृणमूल कांग्रेस की पार्टी भी अच्छी थी। और जैसे ही तख्ता पलट हुआ, वैसे ही तृणमूल भी खराब हो गया, ममता भी खराब हो गई और अभिषेक भी खराब हो गया। कैसे हो गया भाई, कैसे हो गया? अच्छा नाज़िर जी, मुझे एक बात समझाइए आप कि 15 साल की ऐसी सरकार जो है वहां पर पश्चिम बंगाल में रही है, अब उसके सामने ऐसा लग रहा है कि अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो जाएगा आगे, अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। राज्य स्तर पर जिस तरह की कंडीशंस वहां पर देखी जा रही हैं, इसके अलावा जो 20 सांसदों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि वो भी जो है पार्टी से बगावत कर सकते हैं, और ये स्थितियां मतलब कि किस दिशा में इशारा कर रही हैं। और साथ ही साथ आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी जो है उनको भय दिखा रही है कि भाई आपके खिलाफ ईडी की जांच शुरू कर दी जाएगी और ये तमाम चीजें की जाएंगी। तो इस तरह के एलिगेशंस जो टीएमसी नेताओं की तरफ से लगाए जा रहे हैं, इसमें कितना दम हो सकता है? क्या वाकई ऐसा है? राम जी, सबसे पहले मैं बताऊं कि किसी भी तरीके की बदतमीजियों का जो पक्ष है वो भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं लेती है। इस पूरे राष्ट्र में 22 राज्यों में हमारी सरकार है, आपने देखा होगा, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। दूसरी बात कि पश्चिम बंगाल में हमारा कोई 2-4 सीटों से हमने टीएमसी से ज्यादा सीट नहीं लाया है, हम प्रचंड बहुमत में आए हैं पश्चिम बंगाल में। और प्रचंड बहुमत में आने के बाद जरा सी भी जरूरत नहीं है किसी को धड़काने की या किसी को बहकाने की या किसी को डराने की या किसी को चमकाने की, बिल्कुल भी नहीं।
हम प्रचंड बहुमत में आए हैं। दूसरा, प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य दादा का आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि उन्होंने साफ सुथरे अंदाज में कहा है कि जो भाजपा में था वही भाजपा में रहेगा। कार्यकर्ता भी रातों रात जो टीएमसी के झंडे को हटा करके भाजपा का झंडा पकड़े हैं, हम उनको नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कौन है। ये प्रदेश के अध्यक्ष बोले हैं शमीक भट्टाचार्य जी। तो हमें हमें तृणमूल कांग्रेस के छोटे छोटे कार्यकर्ताओं की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं है। दूसरी बात कि ईडी का जो इन्वेस्टिगेशन था, या एनआईए का जो इन्वेस्टिगेशन था, या एसटीएफ का जो इन्वेस्टिगेशन था, या सीबीआई का जो इन्वेस्टिगेशन था, क्या ये नया है? ये तो पुराना है। हमेशा ममता बनर्जी ईडी के ऊपर एफआईआर करवा देती थी, एनआईए के ऑफिसर के ऊपर एफआईआर करवाती थी, यहां तक कि सीबीआई ऑफिसर को तो उन्होंने शेक्सपियर सरानी थाना के लॉकअप में बंद करवाया था ममता बनर्जी ने, याद है ना? नाज़िर जी, मुझे एक चीज समझाइए, इस पूरे घटनाक्रम में एक खामोशी मुझे बहुत खल रही है। ये खामोशी जो है ममता बनर्जी की खामोशी है। ममता बनर्जी वही चेहरा है जो हमेशा इस तरह के मुद्दों पर आगे आकर के बात करती रही हैं, लेकिन अब जब उनकी पार्टी इस तरह से बिखराव का सामना कर रही है, इस तरीके से जब पार्टी के ऊपर संकट मंडरा रहा है, तो ममता बनर्जी कहां गायब है? उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं वो निकल करके सामने आ रही हैं? क्यों नहीं उनकी तरफ से खुले मंच पर जो है आह्वान किया जा रहा है कि टीएमसी अभी भी मजबूत है और जो नेता है वो पार्टी ना छोड़े, क्योंकि हम वापस कम बैक करने की स्थिति में रहेंगे, बेशक से कुछ और साल लगेंगे। तो वो आश्वासन, वो विश्वास, वो कहां गायब है? ममता बनर्जी खामोश क्यों है? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि ममता बनर्जी खामोश तो नहीं है, क्योंकि 2 जून को जो उन्होंने एक देश विरोधी स्टेटमेंट दिया है वाई चैनल पर बैठ करके, जो हादी की मौत पर उन्होंने हमारे आदरणीय इस देश के गृह मंत्री को जो उन्होंने एलिगेशन लगाया है, और उनके ऊपर यूएपीए का एक एफआईआर भी मैंने किया है, मैंने कंप्लेन लेटर भी सबमिट किया है, डायरेक्ट मैंने जॉइंट सीपी क्राइम को किया है कि अब तक ममता बनर्जी अरेस्ट क्यों नहीं हो रही है। और यहाँ तक कि मैंने उसको ट्वीट एक्स हैंडल पर भी मैंने पोस्ट किया है कि उस स्टेटमेंट के बाद अगर बांग्लादेश में एक भी हिंदू की जान जाती है तो उसका पूरा का पूरा जो जवाब है वो ममता बनर्जी को देना पड़ेगा। दूसरी बात, ममता बनर्जी की बात बहुत अच्छे से जानती हैं कि जसीमुद्दीन वार्ड नंबर 39 का जो केला बगान का जो काउंसलर था, वो तो बलात्कार था ही, उसने तो माइनर लड़कियों के साथ बलात्कार किया ही था। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा माफिया था जसीमुद्दीन, वो तो जानती हैं। विवेक गुप्ता जो जोड़ा साकू असेंबली का जो विधायक था, वो 4-4 8-8 गर्लफ्रेंड रखता था, और उसकी एक गर्लफ्रेंड है सूफिया खान जो नेशनल न्यूज पर बैठती है। वो पहले केला बागान के एक झुग्गी झोपड़ी में रहती थी, आज वो 2 करोड़ के घर में रहती है। वो इलीगल कंस्ट्रक्शन करवाती है, उसका पता नहीं कौन से डिग्रियों पर, कौन से सर्टिफिकेट पर उसका एक गवर्नमेंट स्कूल में उसकी नौकरी हो गई है। तो ममता बनर्जी तो जानती हैं कि उनके नेता मंत्रियों ने क्या क्या किया है, उनके सांसदों ने क्या क्या किया है। अब ये लोग सोचेंगे कि एक चोर आकर के खड़ा होकर के बोलेगा कि नहीं देखो हम चोर हैं और हम अपना अपना गैंग दोबारा बनाएंगे। तो संवैधानिक देश में या जीरो टॉलरेंस की सरकार के राज्य में ये चीज तो ममता बनर्जी अब कर नहीं सकती हैं, लेकिन हाँ वो बैठे बैठे डिप्लोमेटिक तरीके से, जैसे वो 2 जून को वाई चैनल से उन्होंने एक भोपू पर लाउड स्पीकर पर चिल्ला करके जो एक उन्होंने देश विरोधी वाला स्टेटमेंट दिया, और वो धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ तो बोल ही रही हैं। और बोलने की जो आदत है ममता बनर्जी की, वो तो है ही है, क्योंकि उनको तो लूज मोशन मुंह में रहता ही है। और ये बिल्कुल ना सोचा जाए कि ममता बनर्जी खामोश है, वो खामोश भी अपनी स्ट्रैटेजी से, क्योंकि उनको पता है कि जो लोग अरेस्ट हो रहे हैं, अब जैसे पुष्पा झुकेगा नहीं, जहांगीर खान वो कहां से अरेस्ट हुआ है? नेपाल के बॉर्डर से अरेस्ट हुआ है। अब नेपाल के बॉर्डर से जहांगीर खान अरेस्ट हुआ है तो इसको कौन झुठला सकता है? दूसरा कि जावेद अहमद खान और फैज अहमद खान ने अपने कितने ही क्रिमिनल को नेपाल भेज दिया है। यामीन मोहम्मद शकील नाम का कितना ही क्रिमिनल जो है जावेद अहमद खान का, जो मर्डरर है, जो छिनतई करता था, जो चरस गांजा का बिक्री करता था, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन का माफिया चलाता था, जो जमीन ग्रैब करने का माफिया चलाता था। तो ऐसे लोग तो नेपाल में बैठे हुए ऑलरेडी 4 तारीख के बाद उनको भेज दिया गया, और 4 तारीख से कुछ दिन पहले भी भेज दिया गया। तो अब ममता बनर्जी ऐसे में आकर के कहेंगी क्या? यहाँ तो सारे सबूत है हमारे पास, हम तो सबूत के आधार पर काम कर रहे हैं। जसीमुद्दीन को जो अभी वार्ड नंबर 39 के काउंसलर को उठाया गया है, तो लड़की ने खुद कहा है कि मेरा रेप किया है ये, और माइनर लड़की है। तो अब कैसे ममता बनर्जी कहेंगी कि हम एकजुट हो जाएंगे, हम तुम कहीं भागो मत? सारे सांसदों को भी पता है कि हमने क्या कुकर्म किया है, सारे नेताओं को भी पता है कि उन्होंने क्या
कुकर्म किया है, और ममता बनर्जी को भी पता है कि उनके लोगों ने क्या कुकर्म किया है, और वो तब भी खामोश नहीं है। उन्होंने क्या आप ये बोलना चाहती हैं कि इनके मन में भय है, इनके मन में डर है या आशंका है कि कल को इनके ऊपर भी एक्शंस शुरू हो जाएंगे, और क्या इसी डर की वजह से वो अब जो है एनडीए खेमे की तरफ बढ़ रहे हैं? क्योंकि यहां पर जो बात हाईलाइट हो रही है और जो प्रमुख बात यह है कि ये लोग किसी दल में शामिल नहीं हो रहे हैं। इन्होंने ये कहा है, जो सूत्रों के हवाले से बातें आ रही हैं सामने, ये बोल रहे हैं कि हम एक संसदीय गुट बनाएंगे और फिर वो संसदीय गुट जो है एनडीए को समर्थन देगा। ये किसी दल में शामिल नहीं हो रहे। तो क्या इस बात को बल यहां पर नहीं मिलता कि वाकई इनके मन में कोई भय, ऐसा कोई शंका या डर था जिसकी वजह से अब ये जो है इस तरीके से अब एनडीए को सपोर्ट करने की बातें कह रहे हैं? क्या लगता है, दोनों दोनों में से कौन सा कंडीशन आपको ठीक दिखाई देता है? आप देखिए, ममता बनर्जी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अंदर एक सेपरेट रूम में कह दें कि केरला से पीएफआई भेजो बंगाल में, या उमर अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ बैठ करके बात कर दे कि मुजाहिद भेजो पश्चिम बंगाल में, या राहुल गांधी के बगल में बैठ करके वो ये कह दे कि तुम बाबर के मुरीदों को भेजो पश्चिम बंगाल में, उससे कुछ नहीं होगा। ममता बनर्जी आने वाले दिन में अरेस्ट होंगी, इससे कोई नहीं रोक सकता है। जी। ममता अच्छा। बनर्जी को अरेस्ट होना ही है, क्योंकि एक सबसे पहला जो उनका जो एक असंवैधानिक जो स्टेटमेंट और देशद्रोही का स्टेटमेंट जो उन्होंने 2 जून को अभी फ्रेश जो उन्होंने दिया है स्टेटमेंट, उस पर तो उनको यूएपीए एक्ट लगेगा, और 10 दिन के बाद फिर मैं पश्चिम बंगाल जा रही हूँ, मेरा एक एफआईआर उनके ऊपर दोबारा होगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात यह है कि पूरे पश्चिम बंगाल में जो पुलिस का जो लॉ एंड ऑर्डर का तरीका है वो बहुत अप्रोप्रिएट है, लेकिन कहीं ना कहीं कोलकाता के पुलिस कमिश्नर अभी भी, और खास करके कुछ ऐसे डिप्टी कमिश्नर है जो साउथ कोलकाता की तरफ है और जो सेंट्रल कोलकाता की तरफ है, वो अभी भी तृणमूल कांग्रेस के चट्टे बट्टे बन करके उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एफआईआर नहीं लॉन्च करने पर वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि नहीं, हम एफआईआर नहीं लॉन्च करेंगे। अरे क्यों नहीं करेगा? तुम नहीं करोगे तो फिर हम हाई कोर्ट से परमिशन लेकर के आएंगे, हम मेट्रोपॉलिटन कोर्ट से परमिशन लेकर के आएंगे। आप सोचिए कि जावेद अहमद खान और फैज खान का हिडन जो मीटिंग है वो दो डीसी के डिप्टी कमिश्नर के साथ हुआ है और 5 स्टार होटल में हुआ है। तो अब आप सोचिए कि हिडन मीटिंग क्यों हो रही है डिप्टी कमिश्नर के साथ, वो भी कोलकाता के दो डिप्टी कमिश्नर। हिडन मीटिंग करने की क्या जरूरत है? अब हम जब थाना विजिट करते हैं तो हम तो डंके की चोट पर जाते हैं, हम जब डिप्टी कमिश्नर के पास जाते हैं तो हम तो खुले में जाते हैं, हम तो हिडन मीटिंग नहीं करते हैं। तो फैज अहमद खान का जो प्रगति मैदान पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में जो डिप्टी कमिश्नर आते हैं, उनका क्या रिश्ता है फैज अहमद खान से और जावेद अहमद खान से, इसको भी डिकोड करना बहुत जरूरी है। तो आने वाले वक्त में ममता बनर्जी के हाथ में हथकड़ी तो लगनी है, अब चाहे वो उमर अब्दुल्ला के बगल में बैठे, मल्लिकार्जुन खड़गे के बगल में बैठे, या फिर वो राहुल गांधी के बगल में बैठे। अच्छा नाजिया जी, बातचीत का रुख अब हम थोड़ा समापन की तरफ लेके चलेंगे। मुझे आप ये बताइए, ममता बनर्जी की जो राजनीतिक छवि है वो रही है एक जुझारू नेता की, और इस समय जबकि उनकी खुद की पार्टी बड़े संकट में उलझी हुई है, पार्टी में बिखराव की स्थितियां दिखाई दे रही हैं, ऐसे में ममता बनर्जी के जहन में क्या कुछ रणनीति चल रही होगी? यह सवाल आपसे इसलिए क्योंकि आप जो है टीएमसी से भी एक दौर में जुड़ी हुई थी, अब भारतीय जनता पार्टी की आप नेता हैं और पश्चिम बंगाल से ही आप आती हैं। तो आप मुझे बताइए कि इस समय ममता बनर्जी के जहन में क्या कुछ चल रहा होगा और इससे बचने के लिए किस तरह की रणनीति पर आगे वो काम कर सकती हैं? ममता बनर्जी बिल्कुल भी पॉलिटिकल तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी हार को कवर करने की कोशिश में बिल्कुल नहीं लगी हुई होंगी। वो फिर से किसी ना किसी कट्टरपंथी, किसी ना किसी जिहादी और इस्लामिक मानसिकता के लोगों का गुट बना रही होंगी, और वो गुट बना करके वो पश्चिम बंगाल के मैदान पर जरूर उतर पाएंगी और वहां पर कुछ ना कुछ वो बड़ा क्राइम जरूर करवाने की कोशिश में लगी होंगी। ममता बनर्जी का दिमाग संविधान की तरफ बिल्कुल नहीं चलता है। ममता बनर्जी का दिमाग एक जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी होती है, जो एक पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट रेडी होता है कि हम ये राज्य हारे हैं, हम इसको पॉलिटिकल तरीके से, अचीवमेंट से, हम इसको जनता को अट्रैक्ट करके, काम करके, जनता की तरफ जा करके, जनता को समझा करके हम कैसे लेकर आएंगे अपने पास, ये ब्लूप्रिंट या ये स्ट्रैटेजी ममता बनर्जी के दिमाग में बिल्कुल नहीं चल रहा होगा। वो एक लड़ाकू नेता रही हैं, उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति उन्होंने 20-25 साल किया है, 15 साल जो उन्होंने
गद्दी संभाली है मुख्यमंत्री का पश्चिम बंगाल में, वो भी उन्होंने मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति करके ही संभाली है। तो अभी भी वो मुजाहिदों का, जिहादियों का, पीएफआई का, बांग्लादेश के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन का वो मदद ले करके पश्चिम बंगाल के ताना बाना को, पश्चिम बंगाल की शांतिपूर्ण माहौल को वो बिगाड़ने की कोशिश करेंगी। और फिर वो कहेंगी कि देखो भाजपा की सरकार में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं, जबकि उनके लाए हुए जो टट्टू होंगे मुजाहिद कश्मीर के, उनके लाए हुए टट्टू जो होंगे केरला और कर्नाटका के पीएफआई के, उनके लाए हुए जो टट्टू होंगे बाबरी मानसिकता के, वही करेंगे। और उसके बाद ममता बनर्जी कहेंगी कि भाजपा की सरकार देखो, उनकी सरकार में इतना कुछ क्राइम हो रहा है। बिल्कुल, यहां पर ममता बनर्जी जिस तरीके से घिरी हुई दिखाई दे रही हैं और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से मुद्दों के मैदान में पूरी तरीके से वो धराशायी हुई, चुनाव में जिस तरीके से उनकी हार हुई, वो जिस तरीके से अपनी खुद की सीट गंवा बैठी, उसके बाद अब उनके सामने स्थिति ये थी कि कम से कम एक मजबूत विपक्षी के तौर पर तो जो है यहां पर उनकी तरफ से चीजें दिखाई देती। लेकिन न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि केंद्र में भी जो है कहीं ना कहीं अब उनकी स्थिति डामाडोल दिखाई दे रही है। तृणमूल कांग्रेस के तकरीबन 20 सांसदों को लेकर चर्चा अब जोर पकड़ रही है कि बहुत जल्द वो अपनी पार्टी से बगावत कर सकते हैं। यूसुफ पठान को लेकर के जोरदार चर्चा है कि वो भी जो है जल्दी ही टीएमसी से किनारा कस सकते हैं। ऐसे हालात में ममता बनर्जी की जो खामोशी है, वो खामोशी क्या चुपके चुपके किसी रणनीति पर काम कर रही है? क्या किसी तरह का डैमेज कंट्रोल हो सकता है? ये तमाम वो बातें हैं जो पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक का जो राजनीतिक गलियारा है, वहां पर कई सवाल इस समय गूंज रहे हैं। ये सवाल ममता के सामने है, उनके राजनीतिक भविष्य को बचाने का सवाल है, उनके राजनीतिक डगर को बचाने का सवाल है। किस तरीके से उस पर वो काम करती हैं, कैसा डैमेज कंट्रोल कर पाती हैं, या फिर क्या ये कहा जाए कि ये टीएमसी के पतन की शुरुआत हो चुकी है? तो ये तमाम पहलू ऐसे हैं, ये तमाम चर्चाएं ऐसी हैं जिस पर सोशल मीडिया में भी जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। आप दर्शक इस समय हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, आप इस सारे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। नाजिया इलाही खान जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति में सक्रिय रही हैं, टीएमसी से नाता रहा है इनका, बीजेपी में अभी फिलहाल सक्रिय है। नाजिया जी आप जुड़ी हमारे साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।